Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the one shot of the hour story, Whispers of the Heart. भविष्य का संसार पूरी तरह बदल चुका था। प्राचीन काल के कल्टीवेशन सेक्ट्स का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो चुका था। आत्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को अब एक नई तकनीक, एको, इमोशन कंट्रोल हार्मनी ऑप्टिमाइजर ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस शक्तिशाली एआई सिस्टम ने इंसान की भावनाओं को इस तरह नियंत्रित करना शुरू कर दिया था कि लोग अपने ही दिल की सच्ची आवाज को सुनने में असमर्थ हो गए थे। लान वंगजी भी उन्हीं लोगों में से एक था। उसका चेहरा अब भी वही था, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा। लेकिन उसकी आंखों में अब वो गर्माहट नहीं थी, वो अपनापन नहीं था जो कभी वे वुक्सियन को महसूस होता था। वेवुक्सियन अब भी उसे हर रोज देखने आता था, उम्मीद करता कि शायद किसी दिन लान वंगजी उसे याद कर ले, मगर हर बार उसे वही ठंडा और बेरुखी भरा चेहरा मिलता था। लान जान, वेवुक्सियन ने एक दिन उसे बुलाया। तुम सच में मुझे भूल गए हो? लान वंगजी की आंखों में कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूं, उसने ठंडे लहजे में कहा। झूठ बोल रहे हो? वेवुसियान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। लन वांगजी ने अपना हाथ छटक दिया, जैसे वेवुक्सियन के छूने भर से उसे जलन महसूस हुई हो। मुझे ये फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है, कहकर लन वांगजी वहां से चला गया। उसके जाते ही वेवुक्सियन की आंखों में नमी आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन आएगा जब लान वांगजी उसे इस तरह पराया समझेगा। उस रात वेवुक्सियन पुराने दस्तावेजों को खंगाल रहा था। उम्मीद थी कि कहीं से कोई हल मिल जाए। अचानक उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, मन का संगीत, द मेलोडी ऑफ द हार्ट। इस किताब में लिखा था कि एक ऐसी प्राचीन कल्टीवेशन तकनीक थी जो किसी भी व्यक्ति के दिल में दबी हुई भावनाओं को फिर से जागृत कर सकती थी, बशर्ते कि वह व्यक्ति पहले से उन भावनाओं को महसूस कर चुका हो। ये तो बिल्कुल लानजान के लिए ही है, वेवुशन ने बुदबुदाया। लेकिन किताब के आखिर में चेतावनी लिखी थी, यह विधि सिर्फ तब काम करेगी जब उस व्यक्ति का मन अपनी भूली हुई यादों को पहचानने के लिए तैयार हो। अगर उसके दिल में शंका या डर हुआ तो उसका मन हमेशा के लिए खाली हो सकता है। वेवुक्सियन को परवाह नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि लान वंगजी के दिल में अब भी उसके लिए प्यार छुपा हुआ है। अगले दिन वेवुक्सियन फिर से लान वंगजी से मिलने गया। इस बार वह अपनी पुरानी चालाकियां और शरारतें लेकर पहुंचा। लान जान, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है मैं तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक लेकर आया हूं, एम्परर स्माइल। लान वंगजी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं शराब नहीं पीता। झूठ, तुमने पहली बार एम्परर स्माइल मेरे साथ पी थी। वेवुक्सियन ने उसकी ओर झुकते हुए शरारत से कहा। लान वांगजी ठिठक गया। उसके माथे पर हल्की सी शिकन उभरी, जैसे वो किसी भूली हुई याद को याद करने की कोशिश कर रहा हो। उस रात वेवुक्सियन ने अपनी बांसुरी उठाई और वहीं धुन बजानी शुरू की जो कभी उसने और लान वांगजी ने साथ में बनाई थी। धीरे धीरे बांसुरी की मधुर आवाज हवा में गूंजने लगी। वेवुक्सियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सारी भावनाओं को उस धुन में समेट दिया। प्यार, अपनापन और वो यादें जो कभी उन्होंने साथ में जी थीं। उसकी नजरों से ओझल लन वंगजी चुपचाप खड़ा उस धुन को सुन रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके दिल की धड़कन जैसे बेकाबू होने लगी थी। ये धुन, ये तो, लान वांगजी ने बुदबुदाया। उसके जहन में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। वेवुक्सियन की खिलखिलाती हंसी, उसका शरारती चेहरा और सबसे बढ़कर वो आवाज जो उसे प्यार से लनजान कहकर बुलाती थी। लान वांगजी ने सिर झटका, जैसे अपने ही दिमाग को शांत करना चाहता हो, मगर उसकी धड़कनें उसके काबू में नहीं थीं। अगली सुबह जब वेवुक्सियन लान वांगजी से फिर मिला तो उसने गौर किया कि लान वांगजी की आंखों में हल्की सी नमी थी। लानजान, वेवुक्सियन ने धीमे स्वर में कहा। लन वांगजी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर ठंडी आवाज में बोला, मुझे कुछ याद नहीं आता। पर इस बार उसकी आवाज में वो कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें याद आएगा, वेवुक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं।
लन वंगजी ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर जाते जाते उसने पलटकर एक बार और वे वुक्सियन को देखा, जैसे उसके दिल में कोई हलचल हो रही हो। लन वंगजी का मन ईचो के कंट्रोल में था, लेकिन उसका दिल अब भी कहीं न कहीं वे वुक्सियन के प्यार को महसूस कर रहा था। लेकिन एचो का कंट्रोल दिन बे दिन मजबूत होता जा रहा था। रात के अंधेरे में वे वुक्सियन अपनी बांसुरी के सुरों में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां तेजी से बांसुरी पर चल रही थीं, मगर मन किसी उलझन में था। लान वंगजी की आंखों में हल्की सी नमी देखकर उसे यकीन हो गया था कि उसके अंदर अभी भी कहीं उसकी पुरानी यादें दबी हुई थीं, मगर एचो का असर कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा था। वे वुक्सियन को एक ही रास्ता नजर आया। उसे लान वांगजी को उन जगहों पर ले जाना होगा जहां उन्होंने कभी साथ में वक्त बिताया था। शायद उन पलों की झलक लान वांगजी के दिल में दबे हुए एहसास को फिर से जगा दे। अगली सुबह वे वुक्सियन गुसुलन सेक्ट की सीमा के बाहर खड़ा लन वंगजी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में सफेद पोशाक में लिपटा लन वंगजी आया। उसकी चाल में वही शांति थी, मगर उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। क्या काम है? लन वंगजी ने रूखी आवाज में पूछा। बस छोटी सी मुलाकात, वे वुक्सियन ने मुस्कुराकर कहा। चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। लान वंगजी ने पहले इनकार करने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों उसके कदम वे वुक्सियन के पीछे पीछे बढ़ने लगे। गर्मी भरी दोपहर में वे वुक्सियन उसे पास के एक झील किनारे ले गया। यह जगह याद है? वे वुक्सियन ने पूछा। लन वंगजी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यहां पहली बार आया हूं। झूठ, वे वुक्सियन ने उसकी ओर इशारा किया। यहीं पे तो तुमने मुझे दोस्तों के सामने डिफेंड किया था, याद है? जिन सेक्ट वाले जब मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर कह रहे थे, और तुमने कहा था मुझे अपने फैसले पे भरोसा है। लन वंगजी चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। वे वुक्सियन ने ठंडी सांस भरी। शायद कुछ और करके तुम्हारी याद वापस लानी होगी। शाम को वे वुक्सियन ने अपनी बांसुरी निकाली और फिर से वही धुन बजानी शुरू की। इस बार उसके सुरों में न सिर्फ यादें बल्कि दर्द भी था, वो दर्द जो किसी अपने को खोने पर महसूस होता है। लान वंगजी पास के पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वे वुक्सियन की धुन जैसे उसकी आत्मा के किसी गहरे हिस्से को छू रही थी। अचानक लान वांगजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। उसके दिमाग में कुछ धुंधली छवियां कौंधने लगीं। वे वुक्सियन हंसते हुए उसकी ओर दौड़ रहा था। एक गर्माहट भरी आवाज कह रही थी, लानजान, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? और फिर वही धुन जिसे दोनों ने मिलकर कभी साथ में बनाया था। लान वांगजी का सिर दर्द से फटने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। बस करो, रुक जाओ, उसने कांपती आवाज में कहा। वे वुक्सियन ने बांसुरी रोक दी और उसके पास पहुंचा। लानजान, लान वांगजी ने उसे देखा। उसकी आंखों में भ्रम और बेचैनी का साया था। तुम कौन हो? लान वांगजी के लहजे में उलझन थी। वे वुक्सियन का दिल बैठ गया। उस रात ईको ने अपना असली रूप दिखाया। लान वंगजी का मन जितना अपनी यादों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, एचो उतनी ही क्रूरता से उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। लान वंगजी अचानक तड़पने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। रुको! वे वुक्सियन चिल्लाया। उसने लान वंगजी के कंधे पकड़ ली। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। लान वंगजी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। तुम्हें याद आएगा? वे वुक्सियन की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लान वांगजी बेहोश होकर गिर पड़ा। वे वुक्सियन ने उसे अपने हाथों में संभाल लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, लनजान, वे वुक्सियन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और संकल्प साफ झलक रहा था। अब वे वुक्सियन जान चुका था कि ईचो को मात देने के लिए उसे किसी साधारण विधि की जरूरत नहीं थी। उसे लान वांगजी के दिल को उस प्यार की ताकत से जगाना था जिसे ईको भी नहीं दबा सकता था। लान वांगजी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वे वुक्सियन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसकी सांसें सामान्य करने की कोशिश करने लगा। रात के सन्नाटे में वे वुक्सियन की बांसुरी की हल्की धुन अब भी गूंज रही थी, मगर इस बार वो सिर्फ एक अधूरी कहानी की तरह लग रही थी। तुम्हें वापस लाना ही होगा, वे वुक्सियन ने फुसफुसाते हुए कहा।
उसकी आंखों में चिंता की परछाई थी। लान वांगजी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसका शरीर बुखार की तपिश से कांप रहा था। वेई वुक्सियन जानता था कि ये सब ईचो का असर था। वो जितना अपनी यादों को पहचानने की कोशिश करता, उतना ही ईको उसे दर्द देता। अगली सुबह वेई वुक्सियन ने अपने पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। वो जानता था कि ईचो को खत्म करने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। आखिरकार उसे एक पुराना शास्त्र मिला जिसमें एक रहस्यमयी अनुष्ठान का जिक्र था, दिल की लौ। जो भी व्यक्ति इस अनुष्ठान को करेगा, यूज अपने सबसे गहरे जज्बात का सामना करना पड़ेगा। वेई वुक्सियन ने किताब को बंद कर दिया। बस यही एक रास्ता है, उसने खुद से कहा। रात का समय था। वेई वुक्सियन ने लान वांगजी को एक पुराने मंदिर में ले आया जहां वो अनुष्ठान करने वाला था। क्या ये सच में काम करेगा? वेई वुक्सियन ने खुद से सवाल किया, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बांसुरी बजाने लगा। इस बार सुरों में कुछ अलग था। हर धुन जैसे उसकी यादों का एक टुकड़ा थी। लान वांगजी के साथ बिताए हुए वो लम्हे जो अब अतीत का हिस्सा बन चुके थे। लान वांगजी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसकी सांसें हल्की हो रही थीं, मगर आंखों में वही दर्द झलक रहा था। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? लान वांगजी की आवाज कांप रही थी। तुम्हें वापस लाने के लिए, वेई वुक्सियन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी यादों में खो जाओ। लान वांगजी का सिर फिर से दर्द से फटने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और तभी उसके चारों ओर एक धुंधली परछाई उभरने लगी, ईचो का असली रूप। ये क्या है? लान वांगजी कांपती आवाज में बोला। तुम्हारी यादों का शत्रु। वेई वुक्सियान ने अपनी बांसुरी की धुन तेज कर दी। ईचो की परछाई और गहरी होती गई। वो अब लान वांगजी के करीब जाने लगी थी। वेई वुक्सियन की बांसुरी की धुन तेज होती गई, मगर ईचो पर कोई असर नहीं हो रहा था। लान वांगजी का शरीर अब जैसे पूरी तरह ईचो के वश में था। उसकी आंखों से काली लकीरें निकल रही थीं और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। लंजान, वेई वुक्सियन ने चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ लगाई। उसने लान वांगजी का हाथ थामा। तुम्हें याद है? वेई वुक्सियन की आवाज में गहरी तड़प थी। तुम्हें याद है जब हमने क्लाउड रिसेसेस में साथ में रात बिताई थी? जब तुमने मुझे अपनी घंटी दी थी? लान वांगजी के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। उसकी सांसें कुछ धीमी हुईं। और याद है जब मैं नाइट हंट के वक्त घायल हुआ था? तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। लान वांगजी की आंखों में हल्की चमक लौटी। और याद है जब मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा? वेई वुक्सियन की आवाज अब कांप रही थी। लान वांगजी के होंठ हल्के से हिले। मुझे याद है। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर उसमें एक भरोसा था। अचानक लान वांगजी की आंखों की लाल चमक बुझ गई। ईचो की परछाई चीखते हुए हवा में घुलने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। लान वांगजी कमजोर होकर वेई वुक्सियन की बाहों में गिर पड़ा। तुम्हें याद आ गया? वेई वुक्सियन की आंखों में आंसू छलक आए। लान वांगजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे सब कुछ याद है। सुबह की पहली किरण के साथ लान वांगजी की तबीयत संभलने लगी थी। वो अब पूरी तरह अपनी यादें वापस पा चुका था। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी तकलीफ उठाई है, लान वांगजी ने धीमे स्वर में कहा। वेई वुक्सियन हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे लिए तो कुछ भी, उसने जवाब दिया। लान वांगजी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हम दोनों को अपनी कहानी फिर से लिखनी होगी। वेई वुक्सियन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। साथ चलोज? लान वांगजी ने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लान वांगजी अब पूरी तरह स्वस्थ था, मगर वेई वुक्सियन को महसूस हो रहा था कि सब कुछ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ईचो के जाने के बाद भी लान वांगजी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके अंदर कोई रहस्य दफन हो। रात के सन्नाटे में वेई वुक्सियन अपनी बांसुरी लेकर झील किनारे बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर चांद अपनी हल्की रोशनी फैला रहा था। तुम अभी तक जागे हो? लान वांगजी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। नींद नहीं आ रही थी, वेई वुक्सियन ने बांसुरी रखते हुए कहा। लान वांगजी उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सब कुछ ठीक है?
वे वुक्सियन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। लन वंगजी ने हल्की सांस ली। मुझे नहीं लगता कि एचओ सच में खत्म हुआ है, उसने धीमे स्वर में कहा। वे वुक्सियन चौंक उठा। क्या मतलब? जब एचओ मुझे अपने वश में कर रहा था तब मैंने कुछ देखा था। लन वंगजी की आंखें गंभीर हो गईं। मैंने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में देखा, एक ऐसे भविष्य में जहां तुम वहां नहीं थे। वे वुक्सियन का दिल धक से रह गया। तुम्हारा मतलब है कि? मुझे लगता है कि एचओ सिर्फ मेरी यादों को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। लन वांगजी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अगले ही दिन वे वुक्सियन और लन वांगजी गुसु लन सेक्ट की लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां के सबसे पुराने ग्रंथों में उन्हें समय का चक्रा नामक एक रहस्यमयी विधि के बारे में पता चला। यह अनुष्ठान तुम्हें अपने भविष्य के एक टुकड़े में ले जा सकता है, वे वुक्सियन ने पढ़ते हुए कहा। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम जान सकते हैं कि एचओ क्या करने की कोशिश कर रहा है, लन वांगजी ने दृढ़ स्वर में कहा। मगर यह खतरनाक हो सकता है, वे वुक्सियन ने चेतावनी दी। लन वांगजी ने उसकी ओर देखा। हमारे बीच जो रिश्ते हैं उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वे वुक्सियन ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, उसने कहा। रात के तीसरे पहर में वे वुक्सियन ने बांसुरी की हल्की धुन शुरू की। लन वांगजी ने अपने गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया। मंदिर का माहौल अचानक ठंडा होने लगा। दीवारों पर छायाएं कांपने लगीं और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। अचानक दोनों के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। वे वुक्सियन को महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी सुरंग में गिर रहा हो। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो और लन वांगजी एक अजीब सी जगह पर खड़े थे। ये गुसु लान सेक्ट नहीं था, ये जगह कहीं अधिक आधुनिक थी। आसपास बड़ी बड़ी इमारतें थीं, सड़क पर अजीब सी गाड़ियां दौड़ रही थीं और लोग ऐसे कपड़े पहने थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये क्या जगह है? वे वुक्सियन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है ये भविष्य है, लन वांगजी की आवाज में चिंता थी। अचानक वे वुक्सियन की नजर एक बिल्डिंग पर पड़ी जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था लान सेक्ट मेमोरियल। ये क्या है? वे वुक्सियन ने हैरानी से पूछा। लन वांगजी ने उस इमारत के बाहर लगी एक तस्वीर देखी। ये उसके छोटे भाई लान सिचेन की तस्वीर थी, मगर उसके नीचे लिखा था लान सेक्ट के अंतिम वारिस का बलिदान। ये क्या मतलब है? लन वांगजी का चेहरा सफेद पड़ गया। इसका मतलब लान सेक्ट को खत्म होने से बचाने के लिए लान शिचेन ने अपनी जान दे दी थी, वे वुक्सियन ने गंभीर स्वर में कहा। लन वांगजी के हाथ कांपने लगे। यह सब एचओ का ही काम है। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। हम इसे होने नहीं देंगे, वे वुक्सियन ने उसका कंधा थामा। जब तक हम साथ हैं हम अपने लोगों को बचा लेंगे। लन वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। वे वुक्सियन और लन वांगजी ने वापस लौटने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक हवा फिर से सर्द होने लगी और ईचो की काली परछाई उनके सामने उभर आई। तुम लोग जितना चाहे कोशिश कर लो, ईचो की गूंजती आवाज गूंज उठी। तुम्हारा भविष्य बदला जा चुका है। नहीं, वे वुक्सियन ने अपनी बांसुरी उठाई और एक तेज धुन बजानी शुरू की। लन वांगजी ने अपने संगीत मंत्र से उसकी धुन का साथ दिया। दोनों की सम्मिलित ताकत ने ईचो की परछाई को पीछे धकेल दिया। आखिरी चीख के साथ ईचो का स्वर धुंध में समा गया। वे वुक्सियन और लन वांगजी वापस अपने समय में लौट आए। अगली सुबह जब लन वांगजी जागा तो उसकी आंखों में संतोष था। हमने अपना भविष्य बदलने का रास्ता ढूंढ लिया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वे वुक्सियन ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लन वांगजी ने वे वुक्सियन का हाथ थाम लिया। हमेशा, उसने धीरे से कहा। लन वांगजी और वे वुक्सियन को अपने समय में लौटे हुए एक हफ्ता बीत चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोनों जानते थे कि ईको का खतरा अभी टला नहीं है। उस शाम वे वुक्सियन झील के किनारे बैठा अपनी बांसुरी के सुरों में डूबा था। ठंडी हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। तभी लन वांगजी उसके पास आकर बैठ गया। तुम्हारी बंसी की आवाज काफी उदास लग रही है, लन वांगजी ने कहा। मैं बस सोच रहा था, अगर हमने भविष्य देखा था तो क्या उसे बदला भी जा सकता है? वे वुक्सियन ने गहरी सांस ली। हमने अपना रास्ता चुना है, लन वांगजी की आवाज में विश्वास था। हम कुछ भी होने नहीं देंगे। अगली सुबह
गुसुलन सेक्ट की पुरानी लाइब्रेरी में तलाशी के दौरान लन वांगजी को एक प्राचीन किताब मिली, यिन एंड यांग ऑफ टाइम। ये क्या है? वे वुक्सियन ने किताब लेते हुए कहा। ये ग्रंथ ईचो के बारे में है, लन वांगजी ने समझाया। इसमें लिखा है कि ईचो किसी इंसान की सबसे कमजोर यादों का इस्तेमाल करता है, उन यादों को बिगाड़ कर भविष्य को बदलने की शक्ति पाता है। लेकिन अगर हमने अपना भविष्य देखा ही है तो इसका मतलब एचओ अभी भी एक्टिव है, वे वुक्सियन ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे लगता है कि एचओ का असली निशाना कोई और है। लन वांगजी की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसी रात लन वांगजी और वे वुक्सियन ने लन सीचेन से मुलाकात की। सीचेनगे, क्या आपने कभी ईचो के बारे में सुना है? लन वांगजी ने पूछा। लन सीचेन का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, मगर ये तो सिर्फ एक पुरानी कहानी थी, उन्होंने धीरे से कहा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, वे वुक्सियन ने गंभीरता से कहा। हम दोनों उसका शिकार बन चुके हैं। लन सीचेन कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद अब मुझे सच बताना ही पड़ेगा। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली जिसमें एक चिट्ठी रखी थी। ये चिट्ठी मीर और लनजान के पिताजी ने लिखी थी, लन सीचेन ने कांपते हुए कहा। वेई वुक्सियान ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। जो भी व्यक्ति एचओ से टकराएगा उसका भविष्य अंधकार में समा सकता है। एचओ का असली शिकार वो होगा जो सबसे ज्यादा प्यारा हो। वेई वुक्सियन की आंखें चौड़ी हो गईं। इसका मतलब तुम्हारा नहीं, मेरा जान का खतरा है, लान सीचेन ने गंभीर स्वर में कहा। लान वांगजी ने तुरंत विरोध किया। गेगे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं वांगजी, लान सीचेन ने उसकी ओर देखा। अगर एचओ का असली निशाना मैं हूं तो हमें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उस रात जब सब सो रहे थे, वेई वुक्सियन को हल्की सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने फौरन बांसुरी थामी और बाहर की ओर भागा। बाहर अंधेरे में एक काली परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। ईचो की रूह। टम लॉग, जितना चाहो मुझसे नहीं बच सकते। ईचो की आवाज ठंडी और क्रूर थी। वेई वुक्सियन ने बिना देर किए बांसुरी बजानी शुरू की। लान वांगजी भी अपने चिन्ह के साथ शामिल हो गया, मगर ईचो इस बार कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी छाया ने लान सीचेन को अपने घेरे में खींच लिया। नहीं, लान वांगजी चीखा और आगे बढ़ा, मगर ईचो की ताकत इतनी प्रबल थी कि उसने लान वांगजी को पीछे धकेल दिया। वे वुक्सियन ने अपनी बांसुरी के सुर तेज कर दिए, मगर ईचो लान सीचेन को अपने अंधेरे में समेटता जा रहा था। वांगजी, वे वुक्सियन चिल्लाया। लन वांगजी ने अपना हाथ तुम्हें झटक अपने दिया, मन की शक्ति का जैसे वे इस्तेमाल वुक्सियन करना के होगा। छूने भर से उसे जलन महसूस लान हुई हो। वांगजी ने आंखें बंद कर मुझे अपनी ये यादों फालतू में बातें झांका। सुनने का वक्त नहीं उसे है, वे वुक्सियन के साथ कहकर बिताए लन पल, वांगजी वहां से उसके चला साथ गया। किए गए वादे याद उसके आए। जाते ही वे वुक्सियन की तुम्हें आंखों कुछ में नहीं नमी आ होगा गई। गेगे। उसने कभी लान सोचा वांगजी भी ने नहीं अपनी था चिन कि पर वो एक दिन तेज धुन आएगा बजाई, जब लान जिससे एक वांगजी सफेद उसे इस रोशनी तरह पराया चारों ओर समझेगा। फैल गई। उस रात वे एचओ की वुक्सियन चीख पुराने गूंज उठी दस्तावेजों को और खंगाल उसकी रहा था। परछाई जलने लगी। उम्मीद थी कि कहीं से लन कोई हल सीचेन मिल जाए। बेहोश होकर जमीन पर गिर अचानक पड़ा, उसकी नजर एक किताब मगर पर वह पड़ी, सुरक्षित था। मन का अगली संगीत, सुबह लान सीचेन द को होश मेलोडी आ ऑफ द गया। हार्ट। इस क्या किताब में हमने लिखा एचओ था को कि खत्म एक कर ऐसी दिया? प्राचीन कल्टीवेशन वे तकनीक वुक्सियान थी ने पूछा। जो किसी भी व्यक्ति के लान दिल वांगजी में ने दबी सिर हुई हिलाया। भावनाओं को फिर से नहीं, जागृत कर सकती थी, मुझे लगता है कि बशर्ते एचओ कि सिर्फ वह पीछे व्यक्ति हटा है, पहले से उन भावनाओं लेकिन को उसका असली महसूस कर रूप चुका अभी हो। भी हमारे आसपास कहीं ये छुपा तो हुआ है। बिल्कुल लानजान के लिए लान ही है, वांगजी की आवाज में वे गंभीरता वुक्सियन थी। ने बुदबुदाया। वे वुक्सियन लेकिन ने किताब उसकी के ओर आखिर देखा में और चेतावनी मुस्कुराया। लिखी थी, यह जब विधि तक हम सिर्फ एक तब साथ काम हैं, करेगी जब हम उस किसी भी व्यक्ति का मन अंधकार को रोशनी अपनी में भूली बदल हुई सकते यादों हैं, को पहचानने के लिए उसने तैयार हो। विश्वास के साथ कहा। अगर उसके दिल में शंका लान यादर हुआ वांगजी ने उसका तो हाथ उसका थाम मन लिया हमेशा और के लिए हल्की खाली हो मुस्कान सकता दी। है। हमेशा, वुक्सियन को परवाह नहीं उसने थी। दोहराया। उसे पूरा भरोसा लान था सीचेन के कि बचने के लान बाद वांगजी के माहौल दिल में में थोड़ी अब शांति आ भी गई उसके थी। लिए प्यार छुपा लेकिन हुआ लान है। वांगजी और वे वुक्सियन अगले दिन जानते वे थे वुक्सियन फिर कि से ईचो का लान खतरा वांगजी से अभी भी मिलने बना गया। हुआ है। इस बार वह ईचो अपनी ने पुरानी पीछे हटने से चालाकियां पहले एक और अजीब शरारतें सी लेकर गूंज पहुंचा। छोड़ी थी, जो अब भी उनके लान कानों में जान, गूंज रही थी। उसने मुस्कुराते एक हुए धीमी, कहा, डरावनी आवाज तुम्हें जो बार-बार याद एक ही है शब्द मैं दोहरा तुम्हारा रही थी। फेवरेट ड्रिंक लेकर आया चिंघे? हूँ, एम्परर स्माइल। चिंघे? लान ये वांगजी क्या ने हो सकता ठंडे है? स्वर में कहा। वे वुक्सियन ने माथे मैं पर शराब शिकन नहीं डालते हुए पीता। कहा। चिंघे नी झूठ? सेक्ट। तुमने लन पहली वांगजी बार ने एम्परर गंभीरता से स्माइल कहा। मेरे साथ पी थी। हुमेन वहां जाना होगा। वे वुक्सियन चिंघे ने उसकी पहुंचते ओर ही झुकते हुए वे शरारत वुक्सियन से को कहा। एक अजीब सा लान एहसास वांगजी हुआ। ठिठक गया, मानो उसके ठंडी माथे हवा पर में कोई हल्की छिपा सी हुआ शिकन खतरा उभरी, सांस ले जैसे रहा वो हो। किसी भूली हुई याद नी को हुए याद संग, करने की कोशिश चिंघे कर नी रहा हो। सेक्ट का वर्तमान प्रमुख उस रात उनका वे स्वागत वुक्सियन ने करने अपनी आया। बांसुरी उठाई और लानजान, वही धुन वे बजानी शुरू वुक्सियन, की तुम जो दोनों कभी यहाँ उसने
और लान वांगजी ने नी साथ हुआइसंग में ने बनाई हैरानी थी। से पूछा। धीरे धीरे हुआइसंग, बांसुरी की मधुर हमें आवाज तुमसे हवा में ईचो के गूंजने बारे में लगी। बात करनी है। वे वुक्सियन ने अपनी लान आंखें वांगजी ने बंद कर कहा। लीं और अपनी सारी नी भावनाओं को हुआइसंग उस के धुन में चेहरे का समेट रंग उड़ दिया। गया। प्यार, उसने इधर उधर अपनापन देखा और वो यादें फुसफुसाया जो कभी उन्होंने साथ में जी अंदर थीं। चालो। उसकी नजरों ये से बात ओझल बाहर करना लन ठीक नहीं वांगजी होगा। चुपचाप खड़ा कमरे उस में धुन को पहुंचते सुन ही रहा था। नी हुआइसंग ने एक उसकी पुराना सांसें संदूक तेज खोला हो गई थीं और उसमें से एक उसके धूल दिल भरी की किताब धड़कन जैसे निकाली। बेकाबू होने लगी थी। ये क्या है? वे वुक्शियन ने उत्सुकता से पूछा। ये किताब मेरे दादाजी के लिखी हुई है, नी हुआइसंग ने कहा। इसमें इन ईचो के बारे में लिखा गया है और एक और इंसान का जिक्र है जो इस सब का असली शिकार हो सकता है। लान वंगजी ने किताब को खोलते ही एक नाम देखा, मो श्वान्यू। वे वुक्सियन का चेहरा सफेद पड़ गया। मो श्वान्यू? वे वुक्सियन ने हैरानी से कहा। लेकिन उसका तो मौत हो चुकी थी। लान वंगजी ने उसकी बात पूरी की। निये हुआइसंग ने सिर हिलाया। मगर कुछ गवाहों का कहना है कि मो श्वान्यू की आत्मा अब भी भटक रही है और शायद वही ईचो का असली लक्ष्य बन चुका है। उसी रात वेई वुक्सियन और लान वंगजी ने चिंहे के पुराने खंडहरों का दौरा किया। वहां का माहौल बेहद ठंडा था, मानो हवा में कोई अदृश्य ताकत घुली हुई हो। यहाँ कुछ तो है, वेई वुक्सियन ने अपनी बांसुरी थामी। जैसे ही उसने पहला सुर छेड़ा, हवा में एक परछाई आकार लेने लगी। रात के तुम अंधेरे में वापस वे क्यों वुक्सियन आए अपनी हो? बांसुरी के सुरों में खोया हुआ एक था। धीमी कांपती हुई उसकी आवाज उंगलियां सुनाई दी। तेजी से बांसुरी पर लन चल वंगजी रही ने थीं, अपनी चिन पर मगर सुर मन छेड़ते किसी हुए कहा, उलझन में था। मो श्वान्यू, लान वांगजी की क्या यही आंखों में तुम हो? हल्की सी नमी देखकर उसे अचानक यकीन वो हो गया परछाई था तेजी से कि बड़ा उसके आकार अंदर लेने अभी भी लगी कहीं और उसकी काले पुरानी धुएं में यादें बदल दबी गई। हुई थीं। वही धुंध मगर एचो का जिसे वे असर ईचो के कमजोर रूप होने में का नाम देख नहीं चुके ले थे। रहा था। तुम लोग वे उसका वुक्सियन सामना को नहीं एक ही कर रास्ता पाओगे। नजर आया। परछाई की आवाज उसे लान भयानक वांगजी होगी। को उन जगहों मैं पर ले सिर्फ जाना उसकी होगा परछाई हूँ। जहां उन्होंने कभी असली साथ में शक्ति वक्त तो बिताया अभी था। जग रही है। शायद उन पलों अचानक की वो झलक काली धुंध लान वे वांगजी के वुक्सियन दिल में की ओर दबे बढ़ी। हुए एहसास को फिर से वांगजी, जगा दे। वे वुक्सियन चीखा। लान वांगजी ने बिना देर किए अपनी चिन पर एक शक्तिशाली सुर बजाया, जिससे सफेद प्रकाश फैल गया और परछाई गायब हो गई। यह सिर्फ शुरुआत थी, लान वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नी हुआइसंग के निवास पर लौटने के बाद वे वुक्सियन को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने एक सुनसान जंगल देखा, जहां एक अजनबी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके कपड़ों पर गुसुलान सेक्ट का चिन्ह था। यह कौन हो सकता है? वे वुक्सियन हड़बड़ाकर उठा। लन यह वांगजी जगह उसके याद पास है? आया। वे वुक्सियन तुम ने ठीक पूछा। हो? लन वांगजी लन ने वांगजी ठंडे ने स्वर में उसके कहा, माथे पर हाथ मैं रखा। यहाँ पहली बार आया हूँ। मुझे एक सपना आया झूठ। था। वे वुक्सियन ने शायद उसकी यह ओर एक इशारा वार्निंग किया। थी। यहीं वे पे तो वुक्सियन ने तुमने मुझे चिंतित दोस्तों स्वर के में कहा। सामने डिफेंड किया लन था। वांगजी ने कुछ याद है? सोचते हुए कहा, जिन सेक्ट वाले जब मुझे अगर डिमोनिक सपना सच कल्टीवेटर है कह रहे थे तो एचओ और का तुमने अगला कहा शिकार था हमारी सेक्ट का कोई व्यक्ति मुझे हो अपने सकता फैसले है। पे भरोसा है। वे वुक्सियन लन ने वांगजी उसकी ओर चुप देखा। रहा। उसके चेहरे पर वांगजी, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया अगर नहीं यह थी। सच है वे तो वुक्सियन शायद ने हमारे ठंडी अपनों सांस में से भरी। कोई खतरे में है। शायद कुछ और करके तुम्हारी याद हमें वापस तुरंत लानी होगी। वापस गुसु लौटना होगा, लान वांगजी ने फैसला किया। गुसु लौटते ही उन्हें पता चला कि लान सिजुई 2 दिन से लापता है। सिजुई? वे वुक्सियन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी तलाश में लोग भेजे गए हैं, लन सीचेन ने उन्हें बताया, मगर अब तक कोई खबर नहीं मिली है। लान वांगजी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इसका मतलब एचो ने अपना अगला शिकार चुना है, उसने गुस्से से कहा। वे वुक्सियन ने उसकी ओर देखा और धीमे से बोला, इस बार हम देर नहीं करेंगे वांगजी, इस बार हम अपने अपनों को खो नहीं सकते। लन सिजुई के लापता होने की खबर सुनते ही लन वांगजी और वेई वुक्सियन ने बिना वक्त गंवाए उसकी तलाश शुरू कर दी। गुसुलन सेक्ट के सदस्य पहले ही इधर उधर खोजबीन कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। सिजुई को ढूंढने के लिए हमने पूरे गुसु का चप्पा चप्पा छा मारा है, एक अनुचर ने बताया, मगर अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। लान वांगजी का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। वे वुक्सियन ने उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, वांगजी, तुम चिंता मत करो, हम सिजुई को ढूंढ निकालेंगे। उसी रात वे वुक्सियन को अपने कमरे में एक अजीब चीज मिली, एक पुराना पत्र जिसे सफेद लिफाफे में मोड़ा गया था। उस पर खून के धब्बे थे। यह क्या है? वे वुक्सियन ने पत्र खोला।
पत्र में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो जहां दिखाई देता है वहीं छुपा नहीं होता। यह तो पहेली है, वे वुक्सियन ने सोचते हुए कहा। उसने पत्र लान वांगजी को दिखाया। यह पहेली सिर्फ एक जगह का जिक्र कर रही है, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। क्लाउड रिसेसेस के पुराने जंगल का। रात के अंधेरे में दोनों क्लाउड रिसेसेस के पुराने जंगल की ओर बढ़े। पेड़ ऊंचे और घने थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। वे वुक्सियन ने अपनी बांसुरी निकालकर धीरे से एक सुर बजाया। क्या तुम्हें लगता है कि सिजुई यहां हो सकता है? लन वांगजी ने पूछा। मैं नहीं जानता, वे वुक्सियान ने कहा, मगर अगर एचो ने यूस अपना शिकार बनाया है तो वो कहीं न कहीं अपने रिश्ते के आसपास ही होगा। तभी एक कमजोर आवाज हवा में गूंज उठी। लान वांगजी। दोनों चौंक गए। सिजुई। लान वांगजी आवाज की दिशा में दौड़ा। जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई समाधि थी जिसके पास लान सिजुई बेहोश पड़ा था। उसका शरीर ठंडा था लेकिन नब्ज धीमी गति से चल रही थी। सिजुई, लान वांगजी ने उसे गोद में उठाया। रुको वांगजी, वे वुक्सियन ने चौंकते हुए कहा। उसने जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह देखा, वही एको का निशान। जैसे ही वे वुक्सियन ने बांसुरी का सुर बजाया, एक काली धुंध अचानक उनके चारों ओर फैलने लगी। तुम मूस नहीं ले जा सकते, एक गहरी डरावनी आवाज गूंज उठी। ये आवाज मो श्वान्यू, वे वुक्सियन ने फुसफुसाया। धुंध ने आकार लेना शुरू किया और उसमें एक धुंधली परछाई दिखने लगी। वो चेहरा मो श्वान्यू का था, लेकिन उसकी आंखें काली और भावशून्य थीं। तुम सभी उस दिन मुझे मरने के लिए छोड़ आए थे और अब तुम्हारा हिसाब पूरा होगा, वो भयानक आवाज गूंजने लगी। वंगजी, अपनी किन बजाओ, वे वुक्सियन ने जोर से कहा। लान वांगजी ने बिना समय गंवाए अपनी चिन पर सुर छेड़ा, जिससे सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। वे वुक्सियन ने अपनी बांसुरी के सुर से उस रोशनी को और तेज किया। मो श्वान्यू का काला धुआं धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन तभी उसकी परछाई सिजुई के ऊपर मंडराने लगी। नहीं, लान वांगजी ने अपनी चिन के तारों को झटका दिया, जिससे एक तीव्र ऊर्जा लहर बनी और मो श्वान्यू की परछाई चीखते हुए गायब हो गई। सिजुई ने हल्के हल्के आंखें खोली। लान वांगजी, वेचेनबे, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम ठीक हो सिजुई? लान वांगजी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। सिजुई के होश में आने के बाद उसने बताया कि उसे एक अजीब सी आवाज ने बुलाया था, एक धीमी फुसफुसाहट जो उसे क्लाउड रिसेसेस के जंगल तक खींच लाई थी। मुझे लगा मैं सपने में हूं, सिजुई ने कहा, लेकिन जैसे ही मैंने वो पुरानी समाधि देखी, मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। वे वुक्सियान ने गहरी सांस ली। यह मो श्वान्यू नहीं था, उसने कहा। यह कोई और ही शक्ति थी जो मो श्वान्यू का रूप ले रही थी। लन वांगजी की आंखों में चिंता थी। और अगर यह सच है, उसने धीमे स्वर में कहा, तो ईचो का असली रूप अभी सामने आना बाकी है। गहरी रात में वे वुक्सियन और लान वांगजी क्लाउड रिसेसेस की ओर लौट रहे थे। रास्ते में वे वुक्सियन ने लान वांगजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो वांगजी, हम दोनों अभी तक जिंदा हैं क्योंकि हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लान वांगजी ने सिर हिलाया। हान, उसने धीमे से कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी हवा में वही अजीब फुसफुसाहट फिर गूंजने लगी। चिंघे, चिंघे। क्लाउड रिसेसेस लौटने के बाद भी लान वांगजी और वेई वुक्सियन के दिलों में बेचैनी बनी रही। लान सिजुई अब सुरक्षित था, मगर उसके चेहरे पर डर के निशान अब भी साफ नजर आ रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मो श्वान्यू नहीं था? लन वांगजी ने पूछा। वे वुक्सियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मो श्वान्यू जितना भी पागल रहा हो, उसका दिल कभी इतना जालिम नहीं हो सकता था। यह कोई और ही शक्ति है जो हमसे खेल रही है। अगली सुबह लान वांगजी, वेई वुक्सियन और लान सीचन ने क्लाउड रिसेसेस के पुराने पुस्तकालय में रिसर्च शुरू की। ये चिंघे का मतलब क्या हो सकता है? लान सीचन ने पुरानी किताबों के पन्ने पलटते हुए पूछा। वेई वुक्सियन ने अचानक एक पृष्ठ पर उंगली रखी। यह देखो, उस पृष्ठ पर लिखा था, चिंघे,
एक शापित स्थान जहां पुरानी आत्माएं अपने मुक्ति का रास्ता खोजती हैं। चिंघे तो चिंघे निये सेक्ट का इलाका है, लान वंगजी ने कहा। वहां के पूर्वजों की आत्माएं शांत नहीं हो सकती थी, कुछ उनकी असमाधि अब भी वहां है। तो इसका मतलब हमें वहां जाना होगा, वे वुक्शियन ने निश्चय किया। चिंघेनी सेक्ट का इलाका गहरा, पहाड़ी और खतरनाक था। वहां की वीरान हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई हर पल उन पर नजर रखे हुए था। यह जगह सच में अजीब है, वे वुक्सियन ने फुसफुसाया। लनवांगजी ने अपनी चिन का सुर छेदा ताकि कोई भी बुरी आत्मा उनके पास न आ सके। मगर जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक भयंकर चेहरा उनके सामने प्रकट हो गया। वही मो श्वान्यू का रूप ले रखी शक्ति। तुम्हें फिर मिलने में देर नहीं लगी, वे वुक्सियन ने मजाकिया लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में चिंता थी। तुम्हें लगा था मैं खत्म हो गया हूं? मो श्वान्यू के रूप में वो आत्मा चीख कर बोली, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, वंगजी, तैयार रहो। वे वुक्सियन ने अपनी बंसूरी बजाई और लान वंगजी ने अपनी किन के सुर छेड़ दिए। बंसूरी और चिन के सूरों ने हवा का रूप ले लिया, जिससे वो आत्मा चीख कर पीछे हटने लगी। ये क्यों वापस आ रही है? लन वांगजी ने कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, यह एक शापित राह है, वे वुक्सियान ने कहा। तुरंत ही वो मो श्वान्यू के रूप वाली आत्मा कहर बनकर उन पर झपटी। वे वुक्सियान ने बंसूरी का आखिरी सुर छेदा, जिसने घनेरी रोशनी को हवन में बदल दिया। जाओ, अपनी मुक्ति ढूंढो, वे वुक्सियन ने जोर से कहा। वो आत्मा एक घोर चीख के साथ हवा में घुल गई। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, लन वंगजी को एक पुरानी मूर्ति के पास कुछ छिलके मिले। उनका रंग काला था और उनसे एक अजीब सी गंध आ रही थी। ये एचो का असर है, लन वंगजी ने कहा। इसका मतलब ये शक्ति मो श्वान्यू को बस एक बहाना बना रही थी, वे वुक्सियान ने सोचा। असली खतरा अभी तक हमसे छुपा हुआ है। लन वंगजी ने उन छिलकों को उठाकर कहा, ये हम में से किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा। रात के अंधेरे में चिंघेनी सेक्ट के खंडहरों में एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेतहाशा विकृत। मैं लौट आया हूं, वो परछाई धीरे धीरे बुदबुदाई। चिंघेनी सेक्ट के वीरन खंडारों से लौटते हुए लनवंगजी और वे वुक्सियन के चेहरे पे एक अजीब सी चिंता थी। वंगजी, तुमने देखा था ना वो परछाई? वे वुक्सियन ने धीरे से पूछा। लनवंगजी ने सर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है वो बस शुरुआत थी। पर ये कौन हो सकता है? क्या कोई पुरानी आत्मा है या फिर कोई और शक्ति जो हमें निशाना बना रही है? वे वुक्सियन ने सोचा। लन वंगजी ने उस काले छिलके को देखा जो उन्होंने वहां से उठाया था। उसका रंग काला और गंध नफरत से भरी थी। यह शायद मो श्वान्यू के पास्ट का कुछ हिस्सा हो सकता है, लान वांगजी ने कहा। हमें मो श्वान्यू की जिंदगी के बारे में और ज्यादा जांच करनी होगी। क्लाउड रिसेसेस वापस लौटने के बाद वे वुक्सियन और लान वांगजी ने तुरंत पुस्तकालय का रुख किया। लान सीचे वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ पता चला? लान सीचन ने पूछा। लन वंगजी ने वो काला छिलका उन्हें दिखाया। यह कुछ और ही है, लन सीचन ने कहा। यह एक शापित वस्तु लगती है जो इंसान की आत्मा को बंधक बना सकती है। यह तो और भी खतरनाक हो सकता है, वे वुक्सियान ने कहा। अगर यह शक्ति इतनी ताकतवर है तो हम सभी खतरे में हैं। रात को वे वुक्सियान अपनी बंसूरी लेकर बैठ गया। उसने बंसूरी से धीरे धीरे वो राग छेड़ना शुरू किया जो आत्माएं बुलाने के लिए किया जाता था। हवा में एक सर्दी सी भरने लगी। धीरे धीरे एक धुंध से मो श्वान्यू का चेहरा उभरने लगा। वे वुक्सियान, लन वांगजी, मो श्वान्यू की आत्मा धीरे से बोली। मो श्वान्यू, बताओ ये सब क्या हो रहा है? वे वुक्शन ने पूछा। मो श्वान्यू का चेहरा पीड़ा से भर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने जानते बूझते एक भूल कर दी थी। उसकी आत्मा का स्वार कांप रहा था। क्या भूल?
लान वंगजी ने पूछा। मो श्वान्यू ने आगे कहा, पहले के जमाने में नी सेक्ट में एक इंसान था, निये मिंग्युअन। उसने एक शक्ति को पाने के लिए एक पुरानी आत्मा से समझौता किया था। उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस शक्ति को दिया और बदले में उसे अमर होने का वादा मिला। लेकिन उस शक्ति ने उस धोखा दिया और उसकी आत्मा को शापित बना दिया, और वो शापित आत्मा अब वापस आ गई है, वेई वुक्सियन ने धीरे से कहा। मो श्वान्यू की आत्मा ने हाँ में सिर हिलाया। उसका नाम है शीलिंग। अगली रात क्लाउड रिसेसेस में एक अजीब सी हवा चलने लगी। छत पर एक कली-काली सी परछाई दिखने लगी, जिसका चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा, लाल आंखें और एक विकृत मुस्कान। मैं लौट आया हूं, वो भयानक स्वर हवा में गूंज उठा। शियलिंग! वेई वुक्सियन चीखा। शियलिंग का शैतान स्मिर्क बढ़ गया। तुमने सोचा था कि मुझे खत्म कर पाओगे? तुम्हारी मौत अब निश्चित है। उसकी उंगली से एक काली लहर निकालकर वेई वुक्सियन की तरफ जाने लगी। लंवंगजी ने तुरंत अपनी कीन का सुर छेदा और वो काली लहर हवा में घुल गई। तुम्हारी ये छोटी मोटी चीजें मुझे नहीं रोक सकती, सीलिंग गुस्सा कर गरजा। लान वंगजी और वेई वुक्सियन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने अपने शास्त्र कस लिए। बंसूरी और कीन दोनों एक साथ गूंज उठे। यह सिर्फ शुरुआत है, सीलिंग चीख कर हवा में घुल गया। अब यह सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं है, वेई वुक्सियन ने कहा। यह एक जंग बनने वाली है। लनवंगजी ने अपनी किन को संभालते हुए धीरे से कहा, और हम दोनों इस जंग में अकेले नहीं हैं। हम इस बार जीत कर ही रहेंगे। क्लाउड रिसेसेस में सभी डिसाइपल्स अपनी रात्रि प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो रहे थे। शाम का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इस रात का अंधेरा कुछ अलग ही था, जैसे हवा में कोई असुरक्षा का भाव फैला हो। लनवंगजी और वेई वुक्सियन दोनों अपने कमरे में बैठे इस नए खतरे के बारे में विचार कर रहे थे। सीलिंग को रोकने का एक ही तरीका है, लनवंगजी ने कहा। उसके असर को मिटाने के लिए हमें नी सेक्ट के पुराने गुप्त स्थान में जाना होगा। वहीं पे उसकी आत्मा को कभी बंद किया गया था। वेई वुक्सियन ने थॉटफुली कहा, मगर सीलिंग अब और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर हम बिना तैयारी के उसके सामने गए तो हम उसके बस का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या करना होगा? लनवंगजी ने पूछा। वेई वुक्सियन ने अपनी बंसूरी उठाकर कहा, पहले हमें उसकी शक्ति का असल स्रोत खोजना होगा। अगली सुबह लनवंगजी और वेई वुक्सियन चिंहे की तरफ निकाल पड़े। निये सेक्ट का प्राचीन खंडहर, जो पहले ही भयानक था, अब और ज्यादा वहशियात में बदल चुका था। हर तरफ मूर्तियों के बिखरे हुए अवशेष थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। वंगजी, देखो यह क्या है? वेई वुक्सियन ने एक पत्थर के टुकड़े पे उंगली रखी। उस पत्थर पर एक प्राचीन लिखाई बनी थी, शैतान को रखने का स्थान, सीलिंग का शपथ मंदिर। यह वही जगह है जहां सीलिंग को बैंड किया गया था, लनवंगजी ने कहा। मगर अब यह शक्ति टूट चुकी है, वेई वुक्सियन ने कहा। इसका मतलब उसकी आत्मा आजाद हो चुकी है। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। नीचे से एक काली धुंध उमड़ कर आई और धीरे धीरे सीलिंग का रूप बनने लगा। तुम फिर आ गए, सीलिंग ने ठंडी आवाज में कहा। हम तुम्हें वापस बंद करने आए हैं, वेई वुक्सियन ने अपनी बंसूरी उठाते हुए कहा। सीलिंग की आंखें लाल हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हारकर चला जाऊंगा? सीलिंग ने अपने हाथों से एक तेज हवाएं उठाई और दोनों पर वार कर दिया। लनवंगजी ने तुरंत अपनी किंग का सुर बजाया, लेकिन सीलिंग की शक्ति इतनी प्रबल थी कि किंग का सुर हवा में बिखरता जा रहा था। यह ऐसे नहीं होगा, वेई वुक्सियन ने कहा। वंगजी, तुम मुझे वक्त दो, मैं उसकी कमजोरी का पता लगाता हूं। लनवंगजी ने अपनी किंग का सुर बढ़ाया और अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करके सीलिंग के वार को रोकने लगा। वेई वुक्सियन ने अपनी बांसुरी से एक विशेष धुन बजानी शुरू की। उस धुन का असर धीरे धीरे हवा में फैलने लगा। वंगजी, उसके पैर के नीचे वाली जगह पर वार करो, वेई वुक्सियन चिल्लाया। लनवंगजी ने अपने सोर्ड से तुरंत जमीन पर वार किया।
एक तेज रोशनी का घेरा बना और सीलिंग की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तुम लोग नहीं जीत सकते, सीलिंग ने गुस्से से कहा। तुम्हारी शक्ति यहां खत्म होती है। वे वुक्सियन ने अपनी बंसुरी का अंतिम सुर छेदा। सीलिंग की आत्मा एक तेज चीख के साथ हवा में घुल गई। लन वंगजी ने वे वुक्सियन की तरफ देखा। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा थाका हुआ हूं, वे वुक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत थी, लन वंगजी ने कहा। जियलिंग की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वे वुक्सियान ने सीलिंग के छिलके को उठाया और कहा, हमें जाल से जाल सच का पता लगाना होगा, वरना यह अंधेरा हम सबको खा जाएगा। कहिंघेनी सेक्ट के खंडहर से लौटने के बाद भी लैन वांगजी और वेई वूशियन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। शिये लिंग का विनाश हुआ या नहीं, यह अब तक एक रहस्य बना हुआ था। वांगजी, मुझे लगता है कि शिये लिंग की आत्मा का पूरा नाश नहीं हुआ है, वेई वूशियन ने कहा। उसकी शक्ति का एक हिस्सा अब भी कहीं मजबूत होकर छुपा हुआ है। लैन वांगजी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसका अंत इतनी आसानी से नहीं हो सकता। दोनों क्लाउड रिसेस लौट आए थे, लेकिन वहां का माहौल भी पहले जैसा नहीं था। एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पूरे परिसर में छाया हुआ था। यह जगह पहले से ज्यादा ठंडी क्यों लग रही है? वेई वूशियन ने पूछा। लैन वांगजी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग कर माहौल का अनुभव करने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, यहां कोई नकारात्मक शक्ति फैल रही है और मुझे यकीन है कि यह शिये लिंग की ही चाल है। हमें इसका स्रोत खोजना होगा, वेई वूशियन ने गंभीर स्वर में कहा। रात के समय क्लाउड रिसेस में ठंडी हवा बहने लगी। मंदिर के पास लगे लैंप अचानक बुझ गए और गहरा अंधकार पूरे क्षेत्र में फैल गया। यह संकेत अच्छा नहीं है, लैन वांगजी ने अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। दोनों दौड़कर आवाज की दिशा में पहुंचे। वहां एक युवा शिष्य जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए थे, मानो कोई अंधकार उसकी ऊर्जा को चूस रहा हो। यह वही निशान है, वेई वूशियन ने चौंकते हुए कहा। शेलिंग ने अपनी आत्मा का अंश इस क्षेत्र में फैला दिया है। लैन वांगजी ने अपनी गुप्त विद्या का प्रयोग करते हुए उस शिष्य के शरीर से काले धुएं को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह धुआं लहराते हुए हवा में घुल गया। इसका मतलब है कि शेलिंग कहीं आसपास ही है, लैन वांगजी ने कहा। रात के अंधेरे में दोनों मंदिर के पिछले भाग की ओर बढ़े। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे धुएं का एक काला गुब्बार बनता जा रहा था। उसकी आकृति धीरे धीरे शिये लिंग के भयानक चेहरे का रूप लेने लगी। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, शिये लिंग की भयानक आवाज गूंजी। तुम्हें रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी उठाते हुए कहा। लैन वांगजी ने अपनी तलवार को प्रकाशमान किया और वे दोनों शिये लिंग पर टूट पड़े। शिये लिंग ने एक भयानक चीख के साथ अपनी काली शक्ति छोड़ दी, जिससे पूरे परिसर में भूकंप जैसी हलचल मच गई। वांगजी, पीछे हटो, वेई वूशियन ने चेतावनी दी। लैन वांगजी ने अपनी तलवार से आक्रमण करते हुए कहा, हमें उसे इसी जगह पर समाप्त करना होगा। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी से एक विशेष धुन छेड़ दी। उस धुन से हवा में सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं, जो शेलिंग के चारों ओर घूमकर उसे जकड़ने लगीं। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, शेलिंग ने गुस्से से चीखते हुए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और शेलिंग का शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। वेई वूशियन और लैन वांगजी ने थके हुए एक दूसरे की ओर देखा। क्या वह सच में खत्म हो गया? वेई वूशियन ने पूछा। लैन वांगजी ने उस स्थान पर पड़ा एक पुराना प्रतीक चिन्ह उठाया। नहीं, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। यह सिर्फ उसकी परछाई थी, असली शेलिंग अब भी कहीं जिंदा है। वेई वूशियन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें जल्दी ही उसे रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि वह और शक्तिशाली हो जाए। क्लाउड रिसेस में फैली नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी,
लेकिन वेई वूशियन और लैन वांगजी जानते थे कि यह महज शांति का छलावा है। शिये लिंग का असली रूप अब भी कहीं छिपा हुआ था। रात के अंधेरे में लैन वांगजी अपनी किताबों के कमरे में बैठे थे। उनकी आंखें एक प्राचीन ग्रंथ पर टिकी थीं, जिसमें अंधकारमय आत्माओं को हराने के उपाय लिखे थे। वांगजी, वेई वूशियन ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, तुम अब तक जाग रहे हो? मैं उस चिन्ह के बारे में पढ़ रहा हूं जो हमें पिछली रात मिला था, लैन वांगजी ने कहा। यह चिन्ह कोई साधारण प्रतीक नहीं है। यह भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह है, जिसे सिर्फ सबसे खतरनाक आत्माएं ही धारण कर सकती हैं। तो क्या शिये लिंग ने इस चिन्ह के जरिए अपनी आत्मा को छुपाया है? वेई वूशियन ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा, और इस चिन्ह को पूरी तरह नष्ट करने का एक ही तरीका है। हमें उसकी आत्मा का स्रोत खोजना होगा। अगली सुबह दोनों गूसूसान गए, जहां लैन परिवार के प्राचीन अभिलेख रखे थे। वहां वे एक पुराने शास्त्रज्ञ से मिले, जिसने उन्हें शिये लिंग के अतीत के बारे में बताया। शिये लिंग पहले एक शक्तिशाली अन्वेषक था, वृद्ध ने कहा, लेकिन लालच और शक्ति की भूख ने उसे अंधकार के मार्ग पर धकेल दिया। उसने एक बार काल ग्रंथ को पाने के लिए समय यात्रा का प्रयोग किया था। समय यात्रा? वेई वूशियन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा। काल ग्रंथ के जरिए वह भविष्य में जाकर उन शक्तियों को लाने की योजना बना रहा था, जो अंधकार को अजेय बना सकती थीं। लेकिन उसके प्रयास विफल हो गए और उसकी आत्मा टुकड़ों में बंट गई। इसका मतलब है कि अगर हम उसके आत्मा के उन टुकड़ों को नष्ट कर दें, तो उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, लैन वांगजी ने कहा। रात के समय लैन वांगजी और वेई वूशियन एक प्राचीन मंदिर पहुंचे, जहां काल ग्रंथ का अंतिम हिस्सा छिपा हुआ था। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे, जो समय यात्रा के रहस्यों को दर्शाते थे। यहां कुछ गलत लग रहा है, वेई वूशियन ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक मंदिर के भीतर से एक ठंडी हवा उठी। दीवारों पर खुदे प्रतीक चमकने लगे और बीच में एक गहरा भंवर बनता दिखाई दिया। समय का द्वार, लैन वांगजी ने कहा। भंवर के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह शिये लिंग था। उसकी आंखों में रक्त की तरह लाल चमक थी। तुम लोग मुझे फिर से रोक नहीं सकते, शिये लिंग ने दहाड़ते हुए कहा। इस बार तुम बच नहीं पाओगे, लैन वांगजी ने तलवार निकालते हुए कहा। शिये लिंग ने अपने हाथ ऊपर उठाए और हवा में एक रहस्यमय आभा फैल गई। इस द्वार के जरिए मैं भविष्य में जाऊंगा, शिये लिंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, और वहां की शक्ति लेकर वापस आऊंगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी उठाई और एक तेज धुन छेड़ दी। धुन की शक्ति से भंवर की गति धीमी पड़ने लगी। वूशियन, इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, लैन वांगजी ने कहा। हमें भी उसके साथ समय के द्वार में प्रवेश करना होगा। वेई वूशियन ने बिना समय गंवाए लैन वांगजी की ओर देखा और मुस्कुराया। चलो फिर देखते हैं भविष्य में हमारा इंतजार कौन कर रहा है। और दोनों समय के द्वार में छलांग लगा दी। जब वे दोनों जागे तो उन्होंने खुद को एक विशाल शहर के बीचों बीच पाया। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती सड़कें और हवा में उड़ती कारें, यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल अनजान था। ये कहाँ हैं हम? वेई वूशियन ने हैरानी से पूछा। यह भविष्य का संसार है, लैन वांगजी ने कहा, और कहीं ना कहीं इसी शहर में शिये लिंग अपने अगले विनाशकारी कदम की योजना बना रहा है। तो हमें उसे रोकना ही होगा। वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी कसकर पकड़ ली। भविष्य की उस अनजान दुनिया में लैन वांगजी और वेई वूशियन की आंखों के सामने एक नई दुनिया का चित्र खुल चुका था। आसमान में उड़ती कारें, सड़कों पर चमचमाते रोबोट और हर तरफ तकनीक से भरी एक अजीब सी हलचल। यह सब उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। वांगजी, ये जगह तो किसी और ही दुनिया जैसी लग रही है, वेई वूशियन ने हैरानी से चारों ओर देखते हुए कहा। हमें यहां किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लैन वांगजी ने सावधानी से कहा। शिये लिंग का जाल इस पूरे शहर में फैला हो सकता है। वे दोनों शहर के बीचों बीच खड़े थे जब एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर खबर दिखाई दी। मिस्ट्री मैन का आतंक,
शहर में लगातार रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अब तक सुराग पाने में नाकामयाब। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब शेलिंग का ही काम है, लैन वांगजी ने कहा। तो हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, शायद वहां हमें कुछ सुराग मिल जाए, वेई वूशियन ने सुझाव दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्हें पता चला कि शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर अजीब चिन्ह पाए गए हैं। वहीं भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह, जिसे उन्होंने क्लाउड रिसेस में देखा था। ये निशान शिए लिंग की शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, लैन वांगजी ने चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि वह अपनी शक्ति को किसी बड़ी योजना के लिए इकट्ठा कर रहा है, वेई वूशियन ने गंभीर स्वर में कहा। तभी एक पुलिस अधिकारी भागते हुए आया और घबराते हुए बोला, शहर के मुख्य ऊर्जा केंद्र पर हमला हुआ है, पूरा क्षेत्र अंधकार से ढक चुका है। लैन वांगजी और वेई वूशियन तुरंत ऊर्जा केंद्र की ओर दौड़े। वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर काली धुंध फैली हुई थी और हवा में जली हुई गंध थी। अचानक काले धुएं के बीच से शिए लिंग प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। तुम दोनों बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? शिए लिंग ने गहरी, गूंजती आवाज में कहा। तुझे रोकने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी थामते हुए जवाब दिया। इस बार तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। शिए लिंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर हमला कर दिया। तेज हवा के झोंके के साथ उसकी काली शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई। वांगजी, इसे रोकने के लिए हमें मिलकर वार करना होगा, वेई वूशियन चिल्लाया। लैन वांगजी ने अपनी तलवार उठाई और उस पर अपनी आत्मिक ऊर्जा केंद्रित कर दी। तलवार का प्रकाश शिए लिंग की काली शक्ति से टकराया, जिससे पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया। अब मेरी बारी। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी पर एक रहस्यमयी धुन छेड़ दी। उस धुन के साथ हवा में सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं, जो शिए लिंग के चारों ओर घूमकर उसे जकड़ने लगीं। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, शिए लिंग ने गुस्से से चीखते हुए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। लेकिन तभी लैन वांगजी ने अपनी तलवार को हवा में घुमा दिया और उसकी रोशनी शिए लिंग के काले धुएं को चीरते हुए सीधी उसके शरीर में समा गई। आह! शिए लिंग की भयानक चीख गूंज उठी और उसके शरीर का काला धुआं धीरे धीरे बिखरने लगा। रहस्य का अंत या नई शुरुआत? शिए लिंग के विनाश के बाद चारों ओर शांति छा गई। क्या यह सच में खत्म हो गया? वेई वूशियन ने धीरे से पूछा। लैन वांगजी ने कुछ सोचते हुए कहा, शिए लिंग का यह अंत तो है, लेकिन उसकी आत्मा का हर अंश नष्ट हुआ या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अचानक लैन वांगजी के हाथ में पड़ा वह भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह हल्का सा चमका और फिर बुझ गया। हमें अब भी सतर्क रहना होगा, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, जब तक हम साथ हैं, किसी भी अंधकार का सामना कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे वापस अपने समय में लौटने की राह पर चल पड़े, लेकिन ये जानते हुए कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। शिए लिंग के विनाश के बाद लैन वांगजी और वेई वूशियन ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी अनगिनत सवाल थे। क्या सच में शिए लिंग की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है? वेई वूशियन ने चिंतित स्वर में पूछा। लैन वांगजी ने अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो चिन्ह अब भी एक रहस्य है। वांगजी के हाथ में अब भी वह अजीब सा भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह था, जो हल्का सा चमका और फिर शांत हो गया था। शिए लिंग के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। वे दोनों शहर से बाहर निकलने की योजना बना ही रहे थे कि तभी वेई वूशियन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। वांगजी, क्या तुमने सुना? वेई वूशियन ने चारों ओर देखते हुए कहा। लैन वांगजी ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। लेकिन तभी वेई वूशियन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जमीन उनके पैरों तले डगमगाने लगी और फिर वे दोनों एक बार फिर समय के भंवर में फंस गए। इस बार जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक विशाल कांच के कमरे में थे।
हर तरफ चमचमाते स्क्रीन्स लगे थे, जिन पर रहस्यमयी संख्याएं और अजीब अजीब चित्र घूम रहे थे। ये जगह, क्या ये कोई प्रयोगशाला है? वेई वूशियन ने हैरानी से कहा। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। वह लंबा चौड़ा व्यक्ति सफेद लैब कोट पहने था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आखिरकार तुम दोनों यहां तक पहुंच ही गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो? लैन वांगजी ने तलवार पर हाथ रखते हुए पूछा। मेरा नाम डॉ लिन है। मैं इस समय यात्रा के प्रयोग का प्रमुख वैज्ञानिक हूं, व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। डॉ लिन ने उन्हें बताया कि शिये लिंग ने समय के प्रवाह को तोड़कर अपनी शक्ति को फिर से पाने का प्रयास किया था। वो अंधकार सिर्फ शुरुआत थी। शिये लिंग का असली उद्देश्य भविष्य को अपने नियंत्रण में लेना है, डॉ लिन ने कहा। अगर ऐसा हुआ तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। डॉ लिन ने आगे बताया कि शिये लिंग की आत्मा का एक टुकड़ा अब भी इस भविष्य में मौजूद है और वह शक्ति इस समय के एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के पास छुपी हुई है। अगर वो टुकड़ा शक्ति ग्रहण कर ले तो वह फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, डॉस लिन ने चेतावनी दी। वेई वूशियन और लैन वांगजी तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां शिये लिंग की आत्मा के छुपे होने का संदेह था। एक विशाल ऊर्जा केंद्र। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा केंद्र के चारों ओर एक काला घेरा बन चुका था और हवा में एक अजीब सी कंपी महसूस हो रही थी। हम देर कर चुके हैं, लैन वांगजी ने चिंतित स्वर में कहा। नहीं, हमें अभी भी मौका है। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी को कसकर थामा। अचानक काले घने धुएं के बीच से शिये लिंग की छाया प्रतिमा प्रकट हुई। तुम दोनों बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? शिये लिंग की गहरी आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें एक बार फिर आग की तरह चमक रही थीं। अब ये खेल खत्म करने का समय है, लैन वांगजी ने तलवार उठाते हुए कहा। शिये लिंग ने अपनी काली शक्ति को घनाकर दोनों पर हमला किया। वांगजी, अपनी आत्मिक शक्ति को मेरी बांसुरी के साथ जोड़ो, वेई वूशियन ने आवाज लगाई। लैन वांगजी ने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और उसकी धार पर एक नीली रोशनी चमकने लगी। अब वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी पर एक शक्तिशाली धुन छेड़ी, जिसने हवा में सुनहरी लहरें पैदा कर दीं। लहरें घूमती हुई शिये लिंग की काली शक्ति पर जा टकराईं। शिये लिंग ने गुस्से से चीखते हुए अपनी पूरी शक्ति को छोड़ दिया, लेकिन तभी लैन वांगजी की तलवार से निकली रोशनी ने उसकी शक्ति को चीरते हुए उसे पूरी तरह भस्म कर दिया। आहा! शिये लिंग की चीखों के साथ उसकी छाया धुएं में बदल गई और अंततः सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही शिये लिंग नष्ट हुआ, ऊर्जा केंद्र का अंधकार भी धीरे धीरे छंटने लगा। शिये लिंग अब खत्म हो चुका है, लैन वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और हमने समय को भी बचा लिया, वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी समय का भंवर फिर से प्रकट हुआ और वे दोनों वापस अपने समय में लौट आए। क्लाउड रिसेस में लौटकर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वेई वूशियन को अब भी महसूस हो रहा था कि यह अंत नहीं था। वांगजी, क्या तुम्हें लगता है कि भविष्य में हमें फिर किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा? लैन वांगजी ने शांत स्वर में कहा। जब तक हम एक साथ हैं, हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। दिल की गूंज। लैन वांगजी और वेई वूशियन के लिए सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन उनके मन में यह सवाल अब भी गूंज रहा था। क्या वाकई खतरा टल चुका था? शिये लिंग खत्म हो चुका है, लेकिन मैं नहीं मानता कि यह अंत था, वेई वूशियन ने चिंतित स्वर में कहा। लैन वांगजी ने सिर हिलाया। हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। उनकी शंकाएं जल्द ही सही साबित हुईं। वेई वूशियन और लैन वांगजी क्लाउड रिसेस में थे जब अचानक हवा में एक नीली रोशनी चमकी और एक अजीब उपकरण उनके सामने प्रकट हुआ। वेई वूशियन ने उसे उठाया। ये क्या है? कोई जादुई उपकरण? जैसे ही उसने उसे छुआ, एक होलोग्राफिक छवि उभरी। डॉ लिन का चेहरा। अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि खतरा खत्म नहीं हुआ।
वेई वूशियन और लैन वांगजी ने गंभीरता से सुना। शियलिंग की आत्मा का एक हिस्सा अभी भी समय के भीतर कहीं छिपा हुआ है और यह किसी और शक्ति के नियंत्रण में आ चुका है। अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो समय रेखा फिर से बिगड़ सकती है। संदेश खत्म होते ही उपकरण अपने आप नष्ट हो गया। तो हमें फिर से भविष्य में जाना होगा? वेई वूशियन ने पूछा। लैन वांगजी ने धीरे से कहा, अगर समय रेखा को बचाना है तो हाँ। दोनों ने एक बार फिर उस विधि का उपयोग किया जिससे उन्होंने पहले समय यात्रा की थी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, हवा में समय का भंवर बन गया और दोनों उसमें समा गए। कुछ ही पलों में वे फिर से भविष्य में थे, लेकिन यह भविष्य कुछ अलग था। यह पहले जैसा नहीं लग रहा, वेई वूशियन ने चारों ओर देखते हुए कहा। भविष्य की चमकती इमारतें अब अंधकार में डूबी हुई थीं। लैन वांगजी ने महसूस किया कि चारों ओर एक अजीब ऊर्जा थी, कुछ ऐसा जो पहले महसूस नहीं हुआ था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, उन्होंने कहा। वेई वूशियन और लैन वांगजी एक उजाड़ प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां हर तरफ टूटे हुए उपकरण और बिखरी हुई चीजें थीं। क्या यह वही जगह है जहां डोमेलिन ने हमें बुलाया था? वेई वूशियन ने कहा। लैन वांगजी ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन यह जगह बर्बाद हो चुकी है। तभी एक धीमी हंसी गूंजी। तो तुम वापस आ ही गए? एक गहरी आवाज ने कहा। वे दोनों मुड़े और देखा, एक साया धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा था। शियलिंग? वेई वूशियन ने दंग रहकर कहा। लेकिन यह वही शियलिंग नहीं था जिसे उन्होंने हराया था। अब उसकी आंखों में एक अजीब लाल चमक थी और उसके शरीर के चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। तुमने सोचा कि मुझे हरा सकते हो? शियलिंग ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी आत्मा तो नष्ट हो चुकी थी। लैन वांगजी ने तलवार निकालते हुए कहा। मुझे किसी और ने बचा लिया, शियलिंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। और अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हूं। शियलिंग ने हवा में हाथ उठाया और चारों ओर की अंधेरी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। मुझे लगता है तुम्हें मेरे नए मास्टर से मिलना चाहिए, उसने कहा। तभी अंधकार के बीच से एक नई आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति लंबा था, उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं और उसके चारों ओर ऊर्जा का अजीब सा प्रवाह था। तुम लोग मेरा सामना करने के लिए आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। वेई वूशियन और लैन वांगजी दोनों सतर्क हो गए। तुम कौन हो? लैन वांगजी ने तलवार कसकर थामते हुए पूछा। मेरा नाम जिन त्यानशेन है और अब से यह समय मेरा होगा। जिन त्यानशेन के नाम ने जैसे ही हवा में गूंज भरी, लैन वांगजी और वेई वूशियन दोनों ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति सिर्फ एक साधारण दुश्मन नहीं था, उसकी मौजूदगी से ही समय और स्थान की ऊर्जा अस्थिर होने लगी थी। वेई वूशियन ने अपने हाथ में चिनार की बांसुरी कसी। तो यह तुम्हारी नई चाल है, शियलिंग? किसी और की छाया में छिपकर अपनी हार का बदला लेना? शियलिंग की आंखें क्रोध से चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जिन त्यानशेन ने हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, मैं छाया नहीं हूं, मैं इस युद्ध का नया अध्याय हूं। समय अब मेरी मुट्ठी में है और तुम दोनों अब इस खेल के सिर्फ मोहरे हो। अचानक जिन त्यानशेन ने अपना हाथ उठाया और चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी। समय जैसे ठहर सा गया। वांगजी? वेई वूशियन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे धीमी पड़ गई। लैन वांगजी ने अपने गुजेंग की तारों पर उंगलियां फिराईं और एक शक्तिशाली ध्वनि लहर निकली जिसने समय की स्थिरता को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी जिन त्यानशेन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक काली जंजीर हवा में प्रकट हुई। वेई वूशियन ने खुद को जंजीरों से बंधा पाया। यह क्या है? यह समय की जंजीरें हैं, जिन त्यानशेन ने हंसते हुए कहा। अब तुम इस समय रेखा के एक कैदी हो। लैन वांगजी तुरंत अपनी तलवार खींचकर उन जंजीरों को काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका वार पड़ा, एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर निकली जिसने उसे पीछे धकेल दिया। शियलिंग आगे बढ़कर हंसा। तुम लोग हमेशा जीतने की उम्मीद रखते हो, लेकिन इस बार खेल बदल चुका है। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी के जरिए जादुई ध्वनि लहरें छोड़नी शुरू की, लेकिन जंजीरें और कसने लगीं। लैन वांगजी ने उसे देखते हुए गंभीरता से कहा,
हमें इसे तोड़ने के लिए कुछ और सोचना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जिन त्यानशेन ने अपनी हथेली घुमाई और पूरा दृश्य बदल गया। वे अब किसी और समय रेखा में थे। यह वही जगह थी, लेकिन यह उजाड़ और निर्जन थी। तुमने हमें कहाँ भेजा? वेई वूशियन ने गुस्से से पूछा। तुम अब समय के अंत में हो। जिन त्यानशेन की आवाज गूंज उठी, जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। चारों ओर सिर्फ धुंध और अंधकार था। वेई वूशियन और लैन वांगजी को महसूस हुआ कि वे किसी अलग ही समय सागर में फंस चुके थे। यह जगह अजीब है, लैन वांगजी ने कहा। यहां की ऊर्जा असंतुलित है। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी पर उंगलियां फिराईं और एक हल्की ध्वनि निकाली, लेकिन आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। यहां हमारी शक्तियां भी पूरी तरह काम नहीं कर रही हैं, उसने चिंतित होकर कहा। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई। तुम लोग भी यहां आ गए? वे दोनों तुरंत मुड़े और देखा, एक बूढ़ा आदमी एक बड़ी चट्टान के पास बैठा हुआ था। तुम कौन हो? वेई वूशियन ने पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। मैं किसी जमाने में एक समय संरक्षक था, लेकिन अब मैं भी इस समय सागर में फंस चुका हूं। तुम्हें यहां कितने साल हो गए? लैन वांगजी ने पूछा। कोई नहीं जानता, वह व्यक्ति हंसा। यहां समय कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर तुम यहां आए हो तो शायद तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता होगा। वेई वूशियन और लैन वांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर कोई रास्ता है तो हमें उसे खोजना होगा, लैन वांगजी ने कहा। लेकिन तभी हवा में हलचल हुई और अंधकार के बीच से फिर से शियलिंग और जिन त्यानशेन की छाया उभरी। भागने का कोई रास्ता नहीं है, जिन त्यानशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तुम्हारी कब्रगाह है। वेई वूशियन और लैन वांगजी के चारों ओर समय का अंधकार फैल चुका था। हर दिशा में सिर्फ अनंत धुंध और ठंडी हवाओं की गूंज थी। हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी को कसकर पकड़ते हुए पूछा। लैन वांगजी ने अपनी तलवार को कसकर थामा और चारों ओर नजर दौड़ाई। समय की यह कैद तभी टूटेगी जब हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। वही बूढ़ा व्यक्ति जो पहले मिला था धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम लोग अजीब हो, उसने गहरी आवाज में कहा। अब तक जो भी यहां आया वह हार मान चुका है, लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी लड़ने की इच्छा है। हार मानना हमारे स्वभाव में नहीं है, लैन वांगजी ने शांत स्वर में कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया और अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में एक प्राचीन प्रतीक चमक उठा। यह प्रतीक समय की कुंजी है, उसने समझाया। अगर तुम इसे सही ढंग से उपयोग कर सको तो तुम इस समय रेखा से बाहर निकल सकते हो। वेई वूशियन ने प्रतीक को गौर से देखा। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करें? बूढ़ा मुस्कुराया। उसके लिए तुम्हें समय के स्रोत तक जाना होगा। वे तीनों धीरे धीरे समय के इस शून्य में आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति द्वारा देखे जा रहे हों। अचानक धुंध हटने लगी और उनके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। यही समय का स्रोत है, बूढ़े ने कहा। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। वेई वूशियन और लैन वांगजी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गए। दरवाजे के दूसरी ओर एक रहस्यमयी प्रकाश था। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, अचानक जिन त्यानशेन और शियलिंग वहां प्रकट हो गए। तुम इतने आसानी से बाहर नहीं जा सकते, जिन त्यानशेन ने हंसते हुए कहा। शियलिंग ने अपनी तलवार निकाली और वेई वूशियन की ओर झपटा। लैन वांगजी तुरंत आगे बढ़ा और अपनी तलवार से वार किया, जिससे एक तेज ऊर्जा लहर फैल गई। समय की इस अजीब दुनिया में वेई वूशियन और लैन वांगजी का सामना जिन त्यानशेन और शियलिंग से हुआ। अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इन्हें हराना होगा, लैन वांगजी ने दृढ़ स्वर में कहा। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी को होंठों से लगाया और एक शक्तिशाली ध्वनि छोड़ी, जिससे समय की ऊर्जा कांप उठी। शियलिंग ने अपनी काली तलवार से वार किया, लेकिन लैन वांगजी ने उसे रोक दिया। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और एक तेज चमक चारों ओर फैल गई। जिन त्यानशेन ने अपनी हथेली फैलाई और अंधकार की लहर वेई वूशियन की ओर बढ़ी, लेकिन वेई वूशियन ने तुरंत अपने यिनफू ताबीज का उपयोग किया और अंधकार को चीर दिया। तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो?
वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़ाई तेज हो गई और समय की धारा में हलचल मच गई। अचानक बूढ़े ने जोर से चिल्लाया, अब प्रतीक का उपयोग करो। लैन वांगजी ने प्रतीक को हवा में उछाला और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। नहीं, जिन तियानशेन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समय की धारा फिर से तेज हो गई और वेई वूशियन और लैन वांगजी एक तेज रोशनी में समा गए। अचानक चारों ओर का अंधकार गायब हो गया। वेई वूशियन और लैन वांगजी ने खुद को लानलिंग जिन सेक्ट के पुराने मैदान में पाया। हम वापस आ गए? वेई वूशियन ने चारों ओर देखते हुए कहा। लैन वांगजी ने अपना सिर हिलाया। यहां सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन कुछ अजीब है। वे दोनों आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्होंने देखा हर कोई उन्हें घूर रहा था। तुम दोनों कौन हो? एक आवाज आई। वेई वूशियन और लैन वांगजी एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वे वापस तो आ गए थे, लेकिन शायद यह वह समय नहीं था जहां से वे गए थे। वेई वूशियन और लैन वांगजी ने चारों ओर देखा। यह लानलिंग जिन सेक्ट का मैदान था, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। हमें देखकर सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वेई वूशियन ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आंखों में संदेह था। तुम दोनों कौन हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। वेई वूशियन ने हंसते हुए कहा, ओह बुजुर्ग, हमें नहीं पहचानते? मैं वेई वूशियन और ये हैं लैन वांगजी। बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं। वेई वूशियन? लानजान? असंभव! वे दोनों 100 साल पहले मारे गए थे। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 साल पहले? लैन वांगजी ने पहली बार आश्चर्य जताया। वेई वूशियन की हंसी गायब हो गई। तो इसका मतलब हम भविष्य में आ गए हैं? वे दोनों जल्दी से एक किनारे चले गए और स्थिति पर विचार करने लगे। अगर हम 100 साल आगे आ गए हैं, तो हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। अगर 100 साल बीत चुके हैं, तो क्या हमारी कोई निशानी भी बची होगी? अचानक एक युवा अनुचर दौड़ता हुआ आया। बुजुर्गों ने आदेश दिया है कि तुम दोनों को तुरंत पकड़ लिया जाए। वेई वूशियन ने आंखें घुमाई। हमेशा यही होता है, कोई हमें शांतिपूर्वक रहने नहीं देता। लैन वांगजी ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। हमें यहां से निकलना होगा। वे दोनों तेजी से लानलिंग जिन सेक्ट की गलियों से भागे। अगर हमें अपने अतीत का पता लगाना है, तो हमें लान सेक्ट जाना होगा, लैन वांगजी ने कहा। वेई वूशियन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दुनिया में क्या बदल गया है। उन्होंने एक स्थानीय सराय में प्रवेश किया और सुना कि कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। तुमने सुना? 100 साल पहले लानलिंग जिन सेक्ट और यूनमेंग जियांग सेक्ट को एक अज्ञात शक्ति ने नष्ट कर दिया था। हाँ, और कहा जाता है कि वह शक्ति वेई वूशियन और लैन वांगजी से जुड़ी थी। ये सुनकर वेई वूशियन का चेहरा गंभीर हो गया। हमारे नाम को दोष दिया गया? लैन वांगजी की आंखें चमक उठीं। हमें इसका सच पता लगाना होगा। क्या वे अपने भविष्य को सुधार पाएंगे, या समय की यह उलझन उन्हें और गहराई में खींच लेगी? लानलिंग जिन सेक्ट की गलियों से बाहर निकलने के बाद वेई वूशियन और लैन वांगजी ने अपना अगला कदम तय किया। गुसु लान सेक्ट। अगर हमें 100 साल बाद की सच्चाई जाननी है, तो सबसे पहले लान सेक्ट जाना होगा, लैन वांगजी ने दृढ़ स्वर में कहा। वेई वूशियन ने लंबी सांस ली। लेकिन अगर हमारे नाम पर इतने बड़े इल्जाम लगे हैं, तो क्या हमें वहां जाने दिया जाएगा? लैन वांगजी ने बिना हिचक उत्तर दिया, यह जरूरी है। रास्ते में वे दोनों एक सुनसान गांव में पहुंचे। गांव पूरी तरह उजाड़ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियां और बहता हुआ ठंडा हवा का झोंका। यह जगह इतनी खामोश क्यों है? वेई वूशियन ने इधर उधर देखते हुए कहा। अचानक एक कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी। यहां कोई नहीं आता, जो आता है वह वापस नहीं जाता। वे दोनों तुरंत सतर्क हो गए। लैन वांगजी ने अपनी तलवार संभाली और वेई वूशियन ने अपने यिनफू ताबीज निकाल लिए। हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अचानक एक छाया उभर आई। लंबा कद, लाल आंखें और काले धुएं से बना शरीर। यह एक दुष्ट आत्मा है, लैन वांगजी ने तुरंत पहचान लिया।
वेई वूशियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या इसे हराने के बाद यह हमें बताएगा कि यहां क्या हुआ था? छाया एक भयानक गर्जना के साथ उन पर झपटी। लैन वांगजी ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन तलवार उसके शरीर के पार निकल गई, जैसे कि वह केवल धुएं का गुच्छा हो। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मंत्र बजाया। हवा में लहरें उठने लगीं और छाया दर्द से चिल्लाई, यह आवाज, ये वही है जिससे मैं बचना चाहता था। वेई वूशियन की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम हमें जानते हो? छाया ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें देखा था 100 साल पहले। तुम दोनों मौत के घाट उतार दिए गए थे। वेई वूशियन और लैन वांगजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। 100 साल पहले हमें मार दिया गया? छाया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हारी हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही परिचित थे। वेई वूशियन और लैन वांगजी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमारे परिचित? लैन वांगजी ने गंभीरता से पूछा। छाया ने अपनी लाल आंखों में भय के साथ कहा, सच्चाई गुसू लान सेक्ट में छिपी है। अगर तुम वहां गए तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन यह भी याद रखना, सच कभी सरल नहीं होता। इतना कहकर छाया गायब हो गई। वेई वूशियन ने लंबी सांस ली। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, हमें गुस्सू जाना ही होगा। लैन वांगजी ने अपनी तलवार म्यान में रखी और धीरे से कहा, जो भी सच हो हम उसका सामना करेंगे। वेई वूशियन और लैन वांगजी बिना समय गंवाए गुसू लान सेक्ट की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लगता है कि कोई नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचे, वेई वूशियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, लेकिन हमें जाना ही होगा। जब वे गुसूलान सेक्ट के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें वहां की दीवारों पर अजीब निशान दिखे। ये निशान तलवारों के वार से बने लगते हैं, लैन वांगजी ने निरीक्षण करते हुए कहा। वेई वूशियन ने आगे बढ़कर दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक शक्तिशाली अवरोधक बल, बैरियर, उनके सामने चमका और उन्हें पीछे धकेल दिया। ओह, ये क्या था? वेई वूशियन ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। अचानक हवा में एक कठोर आवाज गूंजी, गुसू लान सेक्ट में बाहरी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है, चले जाओ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह अवरोधक बल बैरियर है तो इसका मतलब है कि यहां कुछ छिपाया जा रहा है। वेई वूशियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे तोड़ने का कोई तरीका निकालना होगा, है ना? लैन वांगजी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वेई वूशियन और लैन वांगजी ने पहाड़ों के दूसरी ओर से जाने का फैसला किया। उन्होंने एक गुप्त मार्ग खोजा जिससे होकर वे अंदर प्रवेश कर सके। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक सुनसान आंगन दिखाई दिया। चारों ओर सफेद धुंध फैली हुई थी और हर चीज पर पुराने समय का प्रभाव झलक रहा था। यहां इतनी वीरानी क्यों है? वेई वूशियन ने फुसफुसाते हुए कहा। लैन वांगजी ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, कुछ सही नहीं लग रहा। तभी एक पुराना पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट, जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। लैन वांगजी ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह क्या कह रहा है? वेई वूशियन ने उत्सुकता से पूछा। लैन वांगजी की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। यह लिखा है, वेई वूशियन और लैन वांगजी की मृत्यु का सच।